हेपेटाइटिस बी के साथ मसला है कि वो दरमियान में कोई अलामत नहीं डालते। जब वो वापस आता है कभी कभार वो डायरेक्ट जो है कैंसर में कन्वर्ट हो चुका होता है। मार्केट में जो अशियाए खुर्दनोश हैं वो जो है लो क्वालिटी की यहाँ पे चीज़ें आती हैं, बिलखुसूस जो कुकिंग ऑयल है या दूसरी चीज़ें हैं जो फ्रिक्वेंटली हर बंदे के ग़िज़ा में शामिल होती है। तो उन चीज़ों का गैर मयारी होना कितना असरअंदाज करता है बंदे के मैदे को, जिगर को और फिर हेपेटाइटिस वगैरह इस तरह की जो बीमारियाँ हैं उस हवाले से। रिसेंटली मैं एक फैमिली की बात करता हूँ, उनके एक ख़ानदान में जो एक पेशेंट को था, तो फिर मैंने इनको बुलाया, सारी फैमिली को बुलाया, तो सारी की सारी फैमिली पॉजिटिव था हेपेटाइटिस बी का। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सियासत टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूँ कासिम नसीम। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि हम वक्तन फ़वक्तन गिलगित बल्तिस्तान के अहम तरीन शख्सियात और मुख्तलिफ़ शोबों के जो माहिरीन हैं उनसे इस प्रोग्राम की वसाहत से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उस शोबे में जारी तामीर और तरक्की के अमल और साथ ही उनके शोबे से मुतल्लिक जो सवालात हो सकते हैं वो उनके सामने रखते हैं और आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने की कोशिश करते हैं। और मुलाकातों के और इंटरव्यू की इस सीरीज़ में हमारा एक इंटरव्यू होता है जो यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके साथ हम ये नशिस्त रखते हैं और उसके शोबे से मुतल्लिक जो अमराज हैं उसके फैलने के असबाब और उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ इक़दामात हो सकते हैं इसके ऊपर हम सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं। तो आज के मेहमान का जिस तरह हमने इंतखाब किया है वो बल्तिस्तान के डायनेमिक्स में, बल्तिस्तान के तनाज़ुर में बहुत ही अहम शोबा है इनका, मैदा, जिगर और आंतों की बीमारी के हवाले से, क्योंकि यहाँ झील का पानी लोग पीते हैं तो मैदे के अमराज, पेट के अमराज और फिर बदकिस्मती से हेपेटाइटिस वगैरह की बीमारियाँ यहाँ पे आम है। तो हमने ज़रूरी जाना कि इस मौजू के ऊपर तफसीली बात करें और क्योंकि अब रमज़ान अल मुबारक का आगाज़ भी हो चुका है तो रोज़ों में भी किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए खाने पीने के मामला में, इफ्तारी के मौके के ऊपर, तो इनके ऊपर भी हम डॉक्टर साहब से तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद हुसैन। आप स्पेशलिस्ट हैं मैदा, जिगर और आंतों के अमराज के, रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल स्कर्दो के आप डॉक्टर हैं और ये इनकी मेहरबानी कि उन्होंने अपने टाइट शेड्यूल में से वक्त निकाला ताकि इस रमज़ान मुबारक के आगाज़ के इस मौके पे हम इस अहम तरीन मौजू के ऊपर बात कर सकें। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा और गुफ्तगू का आगाज़ हम इस तरह करेंगे कि जो मैदे के अमराज है वो यहाँ पर आम है, कॉमन है। तो कुछ तो चीज़ें हो सकती हैं जो लोगों की बदएहतियाती से कुछ दिन के लिए मामला चला, कुछ पेट ख़राब हो गया, कुछ मामलात आ गए, कुछ परमानेंट बीमारियाँ यानी मैदे की हो भी सकती हैं। तो मैदे की बीमारियाँ कौन सी हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो वक्ती तौर पे होती हैं जिनसे लोगों को बचना चाहिए और कौन सी ऐसी बड़ी बीमारियाँ हैं जिनसे खुदा न खास्ता किसी के लिए अगर ये मसला हो तो फिर उनकी अलामात क्या हो सकती हैं और वो कौन कौन सी बीमारियाँ, आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कासिम नसीम साहब आपका और सियाचन टाइम्स का, स्पेशली हेल्थ के हवाले से और अहम मौज़ूआत के हवाले से जिस हिसाब से आप आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यकीनन जो है ना हमारे इस दौर जदीद के अंदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए लोगों तक प्रॉपर एक आगाही पहुँचाना और ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा कर रहे हैं, तो ये लायक तहसीन है। जिस तरह आपने क्वेश्चन कि कुछ मैदे के हवाले से जो बीमारियां कुछ शॉर्ट टर्म में है, कुछ लॉन्ग जी, टर्म जी। में है, यानी कि कलील मुद्दत के अंदर, मसलन कलील मुद्दत के अंदर हम अगर अब बड़ी बड़ी बीमारियों की बात करें, मिसाल के तौर पर आपने कोई खाना खाया किसी किसी ख़राब जगह से, वो आपको लग गया, उससे आपको उल्टी पेचिश स्टार्ट हो गया, तो उसको हमारे ज़ुबान में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। ठीक। या मैदे में आपने कोई ऐसी कोई गोली खाई या कोई आपने कोई ऐसा जो जिसका जो मुद्दत है वो 7 से लेकर 2 हफ्ते तक, 14 दिन तक होती है, ठीक। 1 से 2 हफ्ते तक। वो उनकी अलामात और उनके जो है वो अलग इनकी वजूहात हैं। ठीक। उसमें मतलब आपके ख़राब खाने का खाना, कोई ऐसी चीज़ जो मतलब मैदे को लग जाती है फ़ौरन से, या जिसकी वजह से जो आंत के अंदर मतलब सोजिश करता है, यानी कि उल्टी पेचिश के साथ जिस तरह अमूमन हम देखते हैं गर्मियों के अंदर, ठीक। ये तो होती है, ये शॉर्ट टर्म के अंदर होती है। अगर हम लंबी मुद्दत की बीमारियों की बात करें तो लंबी मुद्दत की बीमारियाँ तो बल्तिस्तान के अंदर खुसूसन मैदे के हवाले से तो भरा हुआ है, ठीक। जिसमें हमारी ज़ुबान में हम क्रोनिक डिस्पेप्सिया कहते हैं, यानी कि मैदे की जो लंबी मुद्दत की सोजिश, ठीक। जिसकी वजह से मरीज़ जो है लंबी मुद्दत में साल 2-3 साल से मैदे की दवाइयाँ कैप्सूल खा रहे होते हैं, जिसकी अलामात तो बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। मसलन मेरे पेशेंट मरीज़ कहते हैं कि उनको पेट में गैस का बनना, दर्द का होना, इसके अलावा सूजन सा रहना, पेट का भर जाना, फूल जाना, और ये सारी अलामात बताते हैं। इसके अलावा जो है कुछ मरीज़ों की अलामात साथ उसके साथ कुछ घबराहट, बेचैनी वगैरह
दिल ठीक, धड़कने तेज़ धड़कना, इन चीज़ों के साथ भी आ सकता है। तो ठीक, उनके जो वजूहात है वो अलग से चीज़ है। ठीक। तो बेसिकली किसी बंदे को यूँ तो जिस तरह अभी आपने भी फरमाया कोई खाना लगने से या कोई भारी चीज़ें खाने से भी मसाइल आ सकते हैं। तो बंदा कितना कॉन्शियस रहे, किन अलामात को वो अपने अंदर पाए तो वो डॉक्टर से रुजू करे और वो मैदे के मसले की जानिब इलाज के लिए या तशख़ीस के लिए वो आगे बढ़े? देखिए दुनिया भर में तो और दुनिया भर और जो हमारा अमूमी रुझान वो यही होता है कि आपके पास अगर खुदा न ख़ास्ता आपको 2-3 दिन से मैदे के मसाइल है तो आप फ़ौरन जाके या मेडिकल स्टोर से कोई मैदे के खुद कैप्सूल से खुद से जी, जी। प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट करती है। और दुनिया भर के अंदर ये ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस है वो अवेलेबल होता है, यानी कि वो बंदा कोई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं। वो ठीक, उसमें मैदे के कैप्सूल आ गया, पैरासिटामोल हो गया, कुछ दवाइयाँ होती हैं। उनमें तो चलिए प्रॉब्लम नहीं होता है, वो 2 दिन में आप सेटल हो सकता है। लेकिन अ, अगर कुछ आपका उम्र इस तरह है, लेट्स सपोज़ आपकी एज जो है वो 50-60 साल से ज़्यादा है ठीक, और आप शुगर के मरीज़ हैं, अगर आप बीपी के मरीज़ हैं, ठीक, आपके ख़ानदान में किसी को दिल के मसाइल है स्टार्ट हुआ हुआ है या ऐसी चीज़ें हैं, तो उस सूरत में आपको बड़ा कॉन्शियस होना होता है। क्योंकि ठीक, बसा औक़ात आप मैदे के चक्कर में ना कभी-कभार कुछ एक अहम जो अज़ा है जो दिल मैदे के करीब ही होता है, वो आपका दिल होता है। रिसेंटली मैं आरिश के हॉस्पिटल स्कर्दू की बात करता हूँ, वहाँ पे पेशेंट आया तो उनको रात से हिस्ट्री थी कि मैदे में तकलीफ़ के साथ। ठीक, लेकिन उन्होंने दवाई भी खाई लेकिन उससे आराम नहीं हुआ। तो अगले दिन हमने जब इस ओपीडी में आया तो हमने ईसीजी कराया तो ईसीजी के ऊपर दिल का मसला चल रहा था, इनको हार्ट ठीक, अटैक हुआ ठीक, हुआ था। ठीक। तो इस तरह की चीज़ों के अंदर बड़ा आपको कॉन्शियस होना पड़ता है। तो सही, अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आपको कुछ और बीमारियाँ साथ हैं, ख़ुसूसन शुगर, ख़ुसूसन बीपी, तो वो दिल के मसाइल आपके ख़ानदान के अंदर फैमिली में है, तो फिर आपको बड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है इस मामले के अंदर। तो सही, ये बहुत अहम है। ठीक, इसके अलावा जो है एक और चीज़ जो मैं वो करना चाहूँ, अगर आपको दर्द ज़्यादा है, ठीक नहीं हो रहा है, वो भी 2-3 दिन का दर्द है और ठीक, मैदे की दवाइयाँ भी हमने खाई, लेकिन आपको साथ बुखार हैं या कोई ऐसी अलामात भी हैं, मसलन और दिल के साथ-साथ आपका पित्ता भी बड़ा होता है, तो पित्ते के मसाइल भी हो सकते हैं ख़वातीन के अंदर, मेल के सबके साथ। ठीक, इसके अलावा जो है आपके मैदे के बिल्कुल बैक साइड पे जो है आपका लबलबा भी होता है। तो ये सारे उसके लबलबे की सोज़िश भी हो सकती है। तो ये सारे अलामात हो सकती है। तो आपको अगर आपको 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, तो कोशिश तो करना चाहिए, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे डॉक्टर्स फ़ौरन अवेलेबल है, रुजू कर सकते हैं, अस्पताल करीब है, तो आपको अस्पताल से रुजू करना चाहिए, बजाए ठीक, कि खुद से दवाई शुरू करें। सही। डॉक्टर साहब उमूमन हम बीमारियों में ये सुनते हैं डॉक्टरों से कि कुछ बीमारियाँ होती बाय बॉर्न होती हैं, कुछ फैमिली हिस्ट्री की वजह से आती हैं। तो क्या मैदे के जो अमराज़ हैं, उनमें भी ये फैमिली हिस्ट्री इनका अमल दखल है या बंदे की अपनी बेहतियाती से और बहुत ज़्यादा अरसे के लिए दवाइयाँ खाने से मैदे की बीमारियाँ डेवलप हो सकती हैं? देखिए अगर मैदे की जो लंबी मुद्दत की बीमारियों की बात करें तो या इसके अलावा जो मैदे का कैंसर हो गया, आंत का कैंसर है, ये बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो मतलब हम कह सकते हैं। तो उनके अंदर जब हम किसी बीमारी को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक, बताते हैं, तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अगर हम एक कुछ होता है जीनियाती, यानी कि इंसान की जीन्स के अंदर है, इंसान की ख़ानदान के अंदर एक बीमारी आ रही है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक, इसके अलावा कुछ माहौल के असरात होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं, वो भी उसके ऊपर असर करता है। इसी तरह जो है आपके जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो भी इसमें बस ये सारे मामलात, ये सारे जो हिस्से हैं, ये जो सारे वजूहात हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, यानी कि उस बीमारी को बढ़ाने में या उसको घटाने में इसका बहुत रोल होता है। ठीक, लेट्स सपोज़ हम मिसाल बताएँ, आप जिस तरह मैदे के हम रहेंगे मैदे की तरफ, तो देखिए एक पेशेंट को ख़ानदान के अंदर मैदे के लंबे मसले, मसलन भाई को, बहन को, किसी को मैदे का कैंसर हुआ हुआ है, तो उसको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, निस्बतन ठीक। ऐसा फैमिली जिसके अंदर कोई इस ऐसा तरह कोई की हिस्ट्री ना हो। हिस्ट्री ना हो। ठीक, अब लेट्स सपोज़ अगर वो पेशेंट साथ में सिगरेट नोशी भी करता है, हुँ, नस्वार भी करता है, तो उसका रिस्क बढ़ जाएगा। अब ठीक, ये रिस्क तो खुद बढ़ा रहे हैं अपने तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से। ठीक, अब वो बंदा साथ में मोटापे का शिकार हो जाता है और साथ में वो बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ खाने के आदी भी है, तो फिर और इस चीज़ को बढ़ा रहा है। ठीक, उसके ऊपर वो तर्ज़ ज़िंदगी के अंदर वो अपना जो लाइफ़स्टाइल है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा आराम पसंद इंसान है, वो गाड़ी में चलता है, फिरता है और उसके अलावा जो है ना वो वॉक-शॉक नहीं करता है, सही, वर्जिश नहीं करता है, तो फिर आप देखिए ये सारे फैक्टर्स इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ख़ानदान में है, लेकिन ठीक। ये 8-10 चीज़ें जो है मैंने वो आपको जो इसको गिना, वो मज़ीद उसको शिद्दत मज़ीद देने में शिद्दत और देने में, बढ़ाने में। बढ़ाने में है सब। इस तरह ठीक, मतलब आप वो घर में क्या खाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खाने में क्या खाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा वो खाने के अलावा जो है उसके फूड क्या है, उसकी खुराक मतलब हैबिट क्या है, वो क्या फ्रूट्स लेता है, नहीं लेता है, सब्ज़ी सलाद की तरफ जाता है, नहीं जाता है। तो इस सूरत में ये सारी चीज़ें इसके अलावा बीमारी को बढ़ाने में मदद देती हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ यहाँ पे अमूमन हम ये सुनते आए हैं बल्कि मुशाहिदे में भी ये चीज़ आई है, एक आध स्टडीज़ में भी ये चीज़ इंडिकेट हुई है कि जो हमारे स्कर्दो शहर का
और प्रेफरीज का जो ड्रिंकिंग वाटर है वो 100% डिपेंडेंट है हम सतपारा डैम के ऊपर। और डैम में यकीनन माजी में वहाँ पे कश्तियाँ भी चलती थी, नाले में गाड़ियाँ भी धुलती हैं और कपड़े भी धुलते हैं, तो बताते हैं ये पानी इतना साफ़ नहीं है, बॉयल करके पी लें ये अलग चीज़। लेकिन मैदे की और पेट की और हेपेटाइटिस वगैरह इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक इस पानी के कंटेमिनेटेड होने से भी है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल देखिए, आपका जो वाटर सोर्स है वो बहुत अहम है। जी। अगर हम स्कर्दू शहर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास सतपारा डैम है जो हमारा वाटर सोर्स का सबसे मेन जो ज़रिया वही है। हुँ, हुँ। ऊपर से आपके पास टूरिस्ट फ्लो के बाद जो है आपका इवन की जो आपका व्यवसायी प्लान भी है वो भी अब तकरीबन जो है ना वो कन्वेशन स्टार्ट हो चुके हैं सही। वहाँ पे। तो हम अगर ये कहें कि क्योंकि इसमें एक अलग महकमा है तो हम इस पे ये नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली इस बात को देखा होगा कि उसका जो पानी है वो क्या काबिल है कि नहीं है। ठीक। अगर मैं कहूँ तो पानी की ऑब्वियसली मुज़र सेहत तो नहीं है ये पानी जो हम पी रहे हैं वो ठीक है। लेकिन क्या उसकी वजह से मैदे की अलामत हो रही है? यकीनन हो रही है, क्योंकि हम जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, बहुत सारे मरीज़ों से हम जब पूछते हैं तो वो कहते हैं जब हम स्कर्दू शहर पहुँचते हैं, हफ्ता 10 दिन गुज़रते हैं तो मैदे के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। सही। तो अच्छा, इसके बाद जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं उनसे हमने पूछा कि आपने क्या चीज़ चेंज की कि आपकी मैदा ठीक हुआ? तो उन लोगों ने कहा कि हमने फ़िल्टर लगाया अपने घर के अंदर, अब हम उबाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो फ़र्क पड़ा है, शिद्दत है बेहतर बहुत ही फ़र्क है। पड़ा है। तो सही। इसका मतलब है कि ये हैवी है आपके मैदे के लिए। जी। मतलब मैदे के लिए भारी है ज़रूर, लेकिन मुज़िर सेहत कहना तो फ़िलहाल क़ब्ल अज़ वक़्त ही होगा, वो तो ऑब्वियसली महकमा वो चेक करके आपको बता रहे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा वाटर सोर्स है। तो इसी तरह अगर हम गाँव की बात करें तो गाँव में भी आप देखें तो पानी के सोर्सेज़ कुछ जगहों पर बहुत अच्छा है, कुछ हुँ। जगहों पर बिल्कुल ख़राब है। अगर हम शिगर की बात करें, शिगर साइड पे देखिए, वहाँ पे पानी के मसाइल इवन कि सेंटर शिगर से लेके आगे तक भी मसला है। दुर्गा सही। के अंदर देख लें, या अगर आप ऊपर हमारी जितने भी ऊपर आप अलजोड़ी इलाकों में वगैरह जाएँ, फिर आगे तो से। वहाँ पे पानी के मसाइल हैं। लेकिन हुँ। जहाँ-जहाँ वाटर सोर्स बहुत अच्छा है, बस शुरू से ही, वहाँ पे मैदे के मसाइल बहुत कम हैं। जो ठीक। मेरा अपना ऑब्ज़र्वेशन है, जो मैं लोगों से पूछता भी हूँ इन मामलात के अंदर, तो वाटर सोर्स, क्योंकि ये मेन जो आपका ज़रिया है पानी, तो एक वाहिद चीज़ है जो हर बंदा इस्तेमाल करता है। सही। तो इसमें अमीर-गरीब नहीं होता है, हर बंदे की जो बुनियादी ज़रूरियात जो ज़रूरत है है, वो बिल्कुल। शामिल है। सही। और एक चीज़ बदकिस्मती से ये भी कहा जाता है और देखा जाता है कि मार्केट में जो अशियाए खुर्दनोश हैं, वो जो है लो क्वालिटी की यहाँ पे चीज़ें आती हैं, बिलख़ुसूस जो कुकिंग ऑयल है या दूसरी चीज़ें हैं जो फ्रीक्वेंटली हर बंदे के ग़िज़ा में शामिल होती है। तो उन चीज़ों का गैर मयारी होना कितना असरअंदाज़ करता है बंदे के मैदे को, जिगर को और फिर हेपेटाइटिस वग़ैरह इस तरह की जो बीमारियाँ हैं उस हवाले से? बिल्कुल, जिस तरह हमने शुरू में जो बात की कि इस बात को हम आगे लेके चलेंगे कि जो आपका खुराक है वो मेन जो पार्टिसिपेंट है जो इस बीमारी का कॉज़ करते हैं, ख़ुसूसन मैदे की। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे दवाई हो, चाहे खुराक हो, वो आप सबसे पहले आपके मैदे में जाता है। यानी कि जी। ये वो पहला हिस्सा है जिसने उसको एक्सेप्ट करना है, वहाँ पे ही सारा मसला स्टार्ट हो जाएगा वहीं से। तो ठीक। आपका मैदा जितना हेल्दी रहेगा वो ठीक रहेगा, लेकिन जितने भी बुरी चीज़ें होंगी वो आपके मैदे से ही प्रोसेस होगा। ठीक। तो वो जो खुराक की बात करें मार्केट के अंदर, यकीनन फूड अथॉरिटीज़ पे बैठा हुआ है, तो उनको चाहिए कि इसको एक चेक एंड बैलेंस रखें। ठीक। क्योंकि हम देखते रहते हैं, आप किसी गाँव में जाएँ, आप किसी बल्कि शहर की हम बात करें तो आप देखें घरों में प्रॉपर दूध वाला कंसेप्ट ही नहीं है, दूध इस्तेमाल करना। जो व्हाइटनर्स है वो एज़ अ दूध इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सही। अलार्मिंग है। ये बहुत उस पे, हालाँकि उस पे लिखा हुआ है कि ये दूध नहीं है, ये व्हाइटनर सही। है। अब देखिए, इसी तरह हम मुज़िर सेहत बात करें तो ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, इवन कि देखिए मैं एज़ अ डॉक्टर बैठा हूँ तो यकीनन मतलब बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मतलब खुराक तो छोड़ें, कुछ आपकी जो बुनियादी जो चीज़ें इस्तेमाल, उनके अंदर मसाइल हैं। तो आप जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो आप फूड इस्तेमाल करते हैं, जो आपके बाज़ार के अंदर मसाइल हैं, और जो चीज़ें आ रही हैं, सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, वो मौजूद है, यकीनन मौजूद है। उसके ऊपर भी बारहा अवामी सतह पर आवाज़ें बुलंद करती रही है अवाम ने। तो इसके ऊपर मुतलका महकमे को चाहिए कि वो इस पे वो करें, लेकिन इश्यूज़ हैं वहाँ पे। ठीक। आपका खुराक जो है वो मेन मैटर। इसके अलावा जो एक और चीज़ मैं जो समझता हूँ वो ये कि देखिए, अभी हम 4-5 साल से देख रहे हैं, स्कर्दू जो है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की तरफ जा रही है, ठीक। टूरिस्ट का हब बन गया। तो आपके पास बेतहाशा होटल्स खुलना स्टार्ट हो गए हैं, आपके बारबेक्यू पॉइंट्स खुलना स्टार्ट हो गए हैं, आपके पास फास्ट फूड कॉर्नर्स बन गए। तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही कि वो कैसा है, वो ठीक। इम्पोर्टेंट है। यानी कि वो आपकी पूरी तर्ज़ ज़िंदगी के अंदर एक सडन हम चेंज देख रहे हैं, और ये इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मैदे के अंदर बीमारियों का सर्च वो बढ़ता जा रहा है, वो ठीक। ज़्यादा हो रहा है दिन ब दिन। स्मोक फूड की बात करें, स्मोक फूड जिस तरह हम कहते हैं कि जो कढ़ाई हो गया, ये जो बारबेक्यूज़ हो गया, ये मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं। हुँ। और तो इस वजह से आप देखेंगे ये तो ट्रेंड ज़्यादा हो गई। तो आपके जो यूथ हैं वो ऑलमोस्ट जो है ना वहाँ पे बैठे होते हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की शक्ल में। तो
तो इसका मतलब है कि आपकी खुराक के अंदर मसाइल है जो इस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। माजी में हमारे यहाँ मसलन रीजनल हेडकोार्टर अस्पताल में या तो मेडिकल स्पेशलिस्ट या आम जो मेडिकल ऑफिसर है वही मरीज़ों का, मैदे के मरीज़ों का भी इलाज करते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं और भी हमारे डॉक्टर्स यकीनन होंगे जो एफसीपीएस हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं मैदे के, जिगर के, आंत के। तो क्या इसी हिसाब से अस्पताल भी अपग्रेड है और यहाँ पे जो तशख़ीस के मराहिल हैं मैदे के अमराज के हवाले से, हेपेटाइटिस के हवाले से, आप किस हद तक मुतमईन हैं और यहाँ पे किस स्टेज तक के तशख़ीस के जो अमल है वो हो रहा है हमारे रीजनल हेडकोार्टर अस्पताल में? बिल्कुल, जिस तरह आपने खुद अर्ज़ किया कि किसी भी इलाके के अंदर सबसे पहले कुछ बुनियादी सहूलियात होती है, उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है जी। जो आपकी फ़ैसिलिटीज़ है। अगर हम बात करें आज से 3-4 साल पहले तो कंसेप्ट नहीं था कि मुख्तलिफ़ स्पेशलिटीज़ के अंदर लोग थे आने का, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह रुझान बढ़ गया है। अब हमारे पास लोग अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, जी। टीम मौजूद है। और इसी तरह इसी हिसाब से आरएचक्यू ने भी टाइम के साथ-साथ अपना डेवलप हुआ है। डेवलप कर दिया है। हम्म। जिस तरह अभी पूरे हेल्थ का एक पूरा सिस्टम है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा-सा ये चीज़ें अब ट्रेंड स्टार्ट हो गई है। अब मुख्तलिफ़ स्पेशलिटीज़ का ट्रेंड अलग से बना है। इसके अलावा अब इसी हिसाब से जब स्पेशलिस्ट आ गए तो इक्विपमेंट्स भी अब आना स्टार्ट हो गए। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा जो अगर हम माइलस्टोन हम कहेंगे वो ये होगा कि हमारे पास जो एंडोस्कोप की फैसिलिटीज़ जी। थी वो नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये हमारा उम्मीद है कि हम 1 2 ढाई महीने के अंदर हमारे पास एक अच्छा मशीन आ एंडोस्कोपी जाएगी। मशीन हमारे पास मौजूद होगा, एंडोस्कोपी यूनिट हमारे पास लगा होगा। तो वहाँ पे हमारे पास जो मैदे के जो आम बुनियादी टेस्टों के अलावा जो एक एडवांस टेस्ट है वो हमारा इसके अंदर पूरा हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे पास जो अभी प्राइवेट में हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर क्योंकि आपको पता है प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस है। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अभी 2 ढाई महीने के अंदर हमारे पास आ जाएँगे अस्पताल के अंदर आरएचक्यू में। तो उसकी वजह से अब हमारे पास एक अलग हमारे पास टूल आने से जो डायग्नोस्टिक है वो हमारे पास जो खुसूसन वो तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खुसूसन जो आम पब्लिक है उसके लिए हमारे पास एक घर के दहलीज़ पे एक अच्छा-सा इंशाअल्लाह ताला एक सहूलत होंगे। मौजूद तो होगी। उसको हम जो है ना इस्तेमाल करते हुए अब हमारे पास ये हो कि डायग्नोस्टिक जो हमारा तशख़ीस है वो हमारा डिले नहीं होगा इंशाअल्लाह। ठीक। एक सवाल मज़ीद हम मैदे के अमराज के हवाले से करें, फिर हम जो है आगे जिगर के और हेपेटाइटिस और उनकी तरफ आएँगे। उमूमन देखा ये गया है कि जो मैदे का एक दफ़ा मरीज़ बन गया, वो हमेशा दवाई खा रहा होता है, हमेशा जो वो तकलीफ़ में रहता है। तो क्या ये मुकम्मल काबिल इलाज मर्ज़ नहीं है? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और इतनी मेडिकेशन में इतनी रिसर्च और डेवलपमेंट होने के बावजूद भी आप इसको 100% काबिल इलाज समझते हैं या काबिल इलाज है कि नहीं? देखिए अगर हम मेडिकल लिटरेचर की बात करें या जो हम आम जो हमारी लाइफ के अंदर हमने जो देखा है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर वो ये होता है कि अगर एक पेशेंट है जो ट्रू मैदे का मरीज़ है, ट्रू हकीकी मानों में एक मैदे का मरीज़ है तो उसके चांसेस तो मतलब आप कहते हैं 90% जो होता है कि वो ठीक होने के चांस होता है। और क्योंकि अगर वो तरीके से चला तो ठीक। लेट्स सपोज अगर आप एक पेशेंट आता है आपके पास तो फिर आप उसको तरीके से लेके चलता है तो फिर उमूमन अब इसमें यहाँ पे एक मिथ क्लियर करूँ, लोग ये समझते हैं कि अच्छा जी हम मैदे की दवाई खाएँगे, 2 हफ्ते खाएँगे तो ठीक हो जाएँगे। हुँ, हुँ। ये उमूमन ये जो है ना जिस तरह का लंबी मुद्दत की जो मैदे की बीमारियाँ हैं उनके अंदर ये नहीं होता है। ठीक। उनके अंदर आपने स्टेप 4-5 मराहिल होता है, उन मराहिल को तय करना होता है। उमूमन ये होता है लोग महीना खा के बस भूल जाते हैं, डॉक्टर चेंज करते थोड़ी हैं या उधर बेहतरी आ जाते हैं, गई तो चौथी फिर उसमें भी छोड़ वो देते छोड़ हैं। देते हैं या वापस बाद में आ जाते हैं अपने इस तरह हम देखते हैं हेल्थ के मतलब लोग इतने कॉन्शियस नहीं है। तो स्टेप्स होते हैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक। उस दौरान आप और जो वजूहात को भी देख रहा होता है साथ-साथ, मैदे के अलावा जो आस-पास के अज़ा है उसको भी देख रहा होता है। तो अगर ट्रू सेंस में जो मैदे के मरीज़ है उसके बहुत चांस है। अब उमूमन क्या होता है यहाँ पर एक मिक्सचर होता है कि जो मैदे की जो अलामात के अलावा जो है कुछ हमारे ज़ुबान में कहते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स, ठीक। यानी कि मैदे की फंक्शनल डिसऑर्डर जिसके ऊपर बहुत दुनिया में काम हो रहा है। यानी कि फंक्शनल डिसऑर्डर वो बीमारियाँ हैं जिसमें आप मैदे को सर से लेकर पैर तक आप देख लेते हैं, पूरी मैदे की हर चीज़ आप टेस्ट करने के बावजूद मैदा ठीक रहता है, नॉर्मल होता है। लेकिन इसके बावजूद मैदे को दर्द होता है, मसाइल आते उसको हैं मसाइल उसकी होता है, उसको हमारे ज़ुबान में फंक्शनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो फंक्शनल डिसऑर्डर का जो डायरेक्ट वास्ता है वो आपके दिमाग के साथ है। ठीक। यानी कि मॉडर्न साइंस के अंदर ये कहा जाता है खुसूसन मैदे जिगर के डॉक्टर्स उसके अंदर लिटरेचर के अंदर एक दिमाग आपका ऊपर पड़ा हुआ है, एक आपके मैदे को भी दिमाग से तशबीह देता है। ठीक। तो ये खुद एक दिमाग है, इसका अपना एक प्रोसेस है, अपना एक सिस्टम है। तो ये मैदा और जो आपका यहाँ पर सर के अंदर एक दिमाग पड़ा, इन दोनों के दरमियान जो पैगाम रसानी का जो सिस्टम है उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मौजूदा ज़माने में उसको कहते हैं ब्रेन गट डिसफंक्शन। तो ठीक। इसकी वजह से ये फंक्शनल डिसऑर्डर जिसको आप कह रहे हैं ना कि जो लंबी मुद्दत में जो लोग हैं वो इनका शिकार है। इसका मतलब है जो जी, स्ट्रेस वाले लोग हैं, जो एग्ज़ैक्टली। ज़्यादा
टेंस वाले काम करते हैं और ज़्यादा अंडर लोड ओवरलोड वो काम ऑब्वियसली करते हैं, ऑब्वियसली वो तो होता है। उनका मसाइल यानी मैदे का होना लाजमी एक चीज़ हो गई। एग्जैक्टली इसीलिए कहते हैं कि आप उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। मतलब उसमें स्ट्रेस दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें एक्सरसाइज करें, आप नींद अच्छा रखें, आप उसमें मतलब जो साइको थेरेपीज़ हैं उसकी तरफ बात की हुई है, एक्सरसाइज की बात करी है, आपको अच्छी डाइट की बात की हुई है। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल लिटरेचर अब इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं साथ-साथ। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के दौर में हेपेटाइटिस जो एक ख़तरा भी बन चुका है, एक चैलेंज भी है और कॉमन भी है बीमारी। तो एक आम सेहतमंद आदमी के लिए और आम सोसाइटी में लोगों को इसकी स्क्रीनिंग क्या हर दफ़ा करना ज़रूरी है या ज़िंदगी में एक दफ़ा करना ज़रूरी है? या ये इसको जानने के लिए, इसको नज़र में रखने के लिए वैक्सीनेशन की भी बात होती है, तो बंदा महफूज रहने के लिए वैक्सीनेशन की तरफ जाए या बार-बार उसको स्क्रीनिंग की तरफ जाके बार-बार चेक करना होगा? क्या आप फरमाइए? देखिए बल्तिस्तान की हम कॉन्टेक्स्ट की हम रखेंगे तो यहाँ पे इस वक्त जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है वो आपके हेपेटाइटिस बी है यहाँ पे हमारे जी, पास। उसके अलावा हेपेटाइटिस सी के मरीज़ आपके पास है लेकिन कम है, जी, निस्बतन 20-30% आप कह सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम कुछ बेल्ट की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम स्कर्टों से बिल्कुल आपके डिस्टेंस के ऊपर आपके पास ये बशो है, आपके पास चुंदा है, अगर आप इधर जाते हैं तो आपके पास नर घोड़ों की बात करते हैं, शिगर के अंदर तिस्सर है, कपड़ों के अंदर मचुलो है, फिर आगे बलेगोन वगैरह है, इसकी हुशे वगैरह वो वेली है। इसके अलावा अगर खरमन की बात करें तो ये कतिशो मिर्जाबाद का नलजात है। इसमें जो खरमन के नलजात हैं वो भी एक मेन हब है बेसिकली ना। ठीक। अगर हम देखें हेपेटाइटिस के तो बल्तिस्तान के अंदर एक तो पीले अरकान जिसको कहते हैं, पीले हुँ, हुँ। अमूमन हेपेटाइटिस ए और ई होता है। हमारे पास ए ज़्यादा होता है जो कि बचपन में हर एक को होता है। वो आपके ठीक, पानी के साथ होता है, वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, हफ्ता 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। ठीक, एक दफ़ा हो जाए तो फिर आपको दोबारा वो चीज़ नहीं होता है। ठीक, हेपेटाइटिस ए की बात करें। ई जो हमारे पास नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा शहरों से लेके आते हैं, जो लोग शहर में रहते हैं वहाँ पे उनको होता है, वो भी इसी तरह हेपेटाइटिस ए की तरह होते हैं। अगर हम बी और सी की बात करें तो सी हमारे पास कम है निस्बतन लकीली, लेकिन बी हमारे पास ज़्यादा है। तो वजूहात हम बात करें तो बी और सी के अंदर एक ही वजह है कि आपके पास लेट्स सपोज़ एक फैमिली में किसी बंदे को हेपेटाइटिस बी था या सी था ठीक, लेकिन उसको नहीं पता था। अब वो उसके नाखून तराश से लेके कंघी से लेके हर बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं, या उस वो शादी होती है उसकी फैमिली जो है ना वो आगे ट्रैवल उसको जो है ना आगे ट्रांसमिट करता है, ये बच्चों में चला जाता है। अब उसको नहीं पता, ठीक, अनलेस प्रूवन अदरवाइज वो कहीं जाता है किसी अस्पताल में जाता है, उसको कोई टेस्ट डॉक्टर को लिख के फिर पता चलता है अच्छा आपको हेपेटाइटिस बी है। रिसेंटली मैं एक फैमिली की बात करता हूँ, उनके एक खानदान में जो एक पेशेंट को था तो फिर मैंने इनको बुलाया, सारी फैमिली को बुलाया, तो सारी की सारी फैमिली पॉजिटिव था हेपेटाइटिस बी का। अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि एक अब क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना होता है, हुँ, हुँ, हुँ। तो आप ये देखिए। इसके अलावा जो मिसाल तो आपकी बार्बर शॉप्स है, इस पे नज़र होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे देखिए जो इस्तेमाल शुदा सरिंज का हम बार-बार सुनते रहते हैं, अवेयरनेस अब काफ़ी हो चुकी है। इसके अलावा ब्लड अगर लगा हो, अगर आपको कोई सर्जरी हुई हो पहले कभी पास्ट में, इसी तरह आपको कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ हो, दांत का आपने कोई निकलवाया हो, दांत की फिलिंग करवाया हो, जिस तरह क्योंकि उनके अपने अंदर स्टैंडर्ड को एसओपीज़ को फॉलो करना होता है जो किसी औज़ार किस्म जो का। स्टरलाइज़ करने के हवाले तो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसमें आपको देखना चाहिए तो उनके अंदर आपको अब मेरे रिकमेंडेशंस और जो दुनिया के अंदर जो सबकी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप एक दफ़ा लाजमी हेपेटाइटिस बी और सी के चेक कराएं। ठीक, अब देखिए, आप मैं अस्पताल के अंदर बात करूँ तो अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि ठीक, हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट जो है कुछ भी नहीं है, आप 10 रुपये पर्ची उठाना है, उसके ऊपर आपका हेपेटाइटिस बी और सी हो जाएंगे। तो एक दफ़ा लाजमी हर बंदा चेक करे। और अगर आपने जिस तरह मैंने कहा अगर किसी सर्जरी से गुजरा हो, खानदान में किसी को है, प्रोसीजर से गुजरा हो, शहरों में रह के आए हैं, तो वो तो वाजिब होगा आपके ऊपर कि आप एक दफ़ा लाजमी अपना टेस्ट कराएं। तो हेपेटाइटिस बी और सी टेस्ट करेंगे तो वक्त के ऊपर पकड़ना ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी के साथ सबसे बड़ा मसला है सी ओ दोनों का, ये खामोश कातिल है, यानी कि हर 10 में से 9 बंदों को नहीं पता कि उसको हेपेटाइटिस बी या सी है। ठीक। तो ये अब इससे अंदाज़ा तो लगा इसकी कोई सकते हैं। मेन अलामात और ये चीज़ें सामने नहीं आती मेन जिसको। कोई अलामत नहीं होती, ये अच्छा, खामोश कातिल इसलिए कहा जाता है। मसाइल अच्छा, सारा इसी बात पे है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक दफ़ा हर बंदा स्क्रीनिंग से गुजर जाए, स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरें, लाज़मी गुजरें एक ठीक, दफ़ा। अगर आप रिसेंट पास्ट में अगर आपने कोई सर्जरी किया तो फिर आप लाज़मी कराएँ। तो एक दफ़ा वो हो जाते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा अगर खुसूसन ख़ानदान में किसी को है तो लाज़मी करें। और इसका सबसे बड़ा मुश्किल हेपेटाइटिस बी के साथ मसला है कि वो दरमियान में कोई अलामत नहीं डालते। जब वो वापस आता है कभी-कभार वो डायरेक्ट जो है कैंसर में कन्वर्ट हो चुका होता है, अगर लंबी मुद्दत में अगर आपको लगा है। बचपन में अगर आपको लगा हुआ है, आपको पता नहीं है, तो ये 40-45 साल के अंदर ये डायरेक्ट जो है हमारे पास कई पेशेंट हम भुगत चुके हैं, इनके अंदर हेपेटाइटिस का जो है वो इनका बी की वजह से इनको कैंसर हो चुका था। ठीक। तो ये मसाइल है। अच्छा,
तो ये जो लोग वैक्सीन करा चुके होते हैं, वो क्या पूरी लाइफ के लिए वो सिक्योर हो चुके होते हैं? बिल्कुल, अगर आपने वैक्सीन कराई है, तो वैक्सीन अगर एक दफ़ा आपने जिस तरह जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन अभी तो माशाल्लाह से ये कि बच्चों के अंदर जो जितनी वैक्सीन अब लगते हैं ना, जो हमारी जो टीका हिफाज़ती टीका लगे हुँ, थे, हुँ। अब हिफाज़ती टीकों के अंदर भी ये हेपेटाइटिस बी भी शामिल है। शामिल हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अभी आने वाली नस्ल है, वो किसी हद तक प्रोटेक्टेड है। लेकिन जो लोग पहले गुज़र चुके हैं, उनके लिए मसाइल है। तो उनके अंदर अगर आपने प्रॉपर वैक्सीनेशन कराई हो, तो फिर आप आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके लिए कोई बच रिकमेंडेशन जाएँ नहीं है, उसमें। आप बच ठीक। जाएँगे। लेकिन कुछ मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, वो डायलिसिस पे हैं, मरीज़ हैं, वो डायलिसिस बार-बार करते हैं। उनके अंदर कहते हैं आप दोबारा चेक करें कि वो लगा है कि प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी तरह एक डॉक्टर है या एक मेडिकल स्टाफ है, उसको चाहिए कि वो अपना चेकअप कराएँ कि उसके अंदर मुतलबा मिकदार के अंदर हिफाज़ती जो है वो मौजूद है या नहीं है, हुँ। हेपेटाइटिस बी के खिलाफ। तो लेकिन आम पब्लिक के लिए सिर्फ़ आप वैक्सीनेशन से गुज़रे तो इनफ़ है आपके लिए। ठीक है, तो आखिरी कुछ लम्हे हमारे पास रहते हैं, हम कुछ क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, तो रमज़ान में आप एक मैदे के मरीज़ के लिए और एक आम रोज़ादार के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह के सहरी में यकीनन एक अपने घर का एक सिलसिला होता है, एक डाइट का उनका अपना एक फ़ार्मूला होता है, लेकिन मौजूदा जो बीमारियाँ हैं और जो चैलेंजेस मार्केट की चीज़ों के हवाले से है, तो इफ्तारी में बिलख़ुसूस ज़्यादा चटपटी और ज़्यादा मुरव्वन चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए आप क्या एडवाइस करेंगे सहरी और इफ्तारी के लिए हवाले से रोज़ादार के लिए? ऑब्वियसली ये एक मुश्किल हमारे लिए होता है मरीज़ को स्पेशल रमज़ान के अंदर जो है इन चीज़ों को बंद कराना, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें इसके अलावा जो हमारी तो अफ्तारी और सहरी होती नहीं है। तो लेकिन कोशिश आप इसमें मेन पॉइंट्स आप ये कर सकते हैं कि आप अव्वल तो ये अवॉइड करें कि बाहर से कोई चीज़ आप कोशिश करें, जितना अगर आपके अवॉइड कर सकते बाहर से कोई चीज़ ना लाएँ। ठीक। लाइक आप कोई समोसा बाहर से लाना चाहते हैं, पकौड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो ऑयल इस्तेमाल हुआ आपको नहीं पता, वहाँ पे जो चीज़ क्या डली है, वो क्या प्रॉपर पका है, नहीं पका है, वो आपको नहीं पता। तो इसलिए कोशिश करें आप घर के अंदर कम तेल के अंदर कोशिश करें, कम स्पाइस के साथ चीज़ें आप ले सकते हैं। वो ठीक। भी एक स्मॉल साइज़ का, छोटा साइज़ का, दरमियाना साइज़ का, जितना फ्राइड, जितना बॉइल्ड उसमें कम इस्तेमाल कर सकते हैं करें और बना के आप खा सकते हैं, नंबर 1। ठीक। नंबर 2 जो है ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे चाय का बहुत रुझान है, हम इफ्तारी पे चाय पीते हैं, इसके बगैर हमारा गुज़ारा नहीं होता है। तो उसमें हम ये कहते हैं आप डायरेक्ट जो है चाय ना पिएँ, पहले कुछ खाएँ, थोड़ा-सा मैदे को थोड़ा-सा रेस्ट दें, उसके बाद बेशक आप चाय पिएँ। ठीक। बेशक आप आधे घंटे बाद पिएँ, 15 मिनट बाद पी लें, लेकिन कम से कम डायरेक्ट जाके आप मीठी खाली चाय मैदे के जो ऊपर खाली मैदे के डायरेक्ट ऊपर उसको ना चलना लें, है। वो ठीक। बहुत अच्छी। तो आप पहले खजूर से आप इफ्तारी करते हैं जो भी, तो आप लवाज़मात हमारी जो किसीर वगैरह है, ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर जाएँ, या डायरेक्ट जो है ना आप खाली पेट के ऊपर समोसे खाएँगे, पकौड़े खाएँगे, तो वो डायरेक्ट लगेगा, कन्फर्म सी बात है। तो इसलिए कोशिश करें आप पहले वो, तो जितना आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं जी, आपने 2 चीज़ें खानी, तो आप उनमें से एक चीज़ पे जा रखें। मतलब आपने कहा चलिए जी मैं 2 चीज़ें नहीं खा सकता, तो एक चीज़ के ऊपर रहें, कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें। इसी तरह बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें होती हैं, बहुत फ्राई चीज़ें होती हैं, वो कोशिश करें ऑयल कम कम से कम इस्तेमाल करें, लेस फ्राई हो आपके पास। इसके बाद थोड़ा-सा वक़्फ़ा देके खा सकते हैं, ठीक हो गया। और खाने के दरमियान मतलब आपने इफ्तारी की, इफ्तारी के बाद थोड़ी-सी कोशिश करें चहलकदमी लाज़मी करें। ठीक। थोड़ा नमाज़ का टाइम होता है, तो आप थोड़ा वो घूमें-फिरें बाहर, थोड़ा-सा 1 आधा घंटे चक्कर लगा लें। उस फ़ौरन खाना-शाना ना खाएँ। हाँ, अगर आपने फ़ौरन खाना खाया, तो उसके बाद ये है कि आपने रेस्ट करना है, सोना है, तो अलग चीज़ है। लेकिन आपके शेड्यूल जैसा बल्तिस्तान में होता है कि खाना का रिवाज होता है, तो आप खाने में भी कोशिश करें कि ऐसी चीज़ आप ले लें, लाइक चावल वगैरह लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा मिसाल के तौर पर स्पाइस के साथ बिरयानी, स्पाइस के साथ पुलाव, ये चीज़ें कम से कम करें। ठीक। अब ख़ुसूसन बिरयानी की बात करता हूँ। इसके बाद जब आप इफ्तारी की बात करें, तो इफ्तारी में जो अब अच्छा फ्रूट्स वगैरह लाज़मी ले लें। आप इफ्तारी के अंदर फ्रूट्स आप लाज़मी शामिल करें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खाएँ। आप चले 1 केला खाएँ, आधा सेब खाएँ, लेकिन खाएँ ज़रूर। ठीक। उससे क्या होगा, आपके पानी की मिकदार आपकी पूरी हो जाएगी और आपके मैदे के लिए भी हेल्दी चीज़ें हैं, और वो लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा पानी के पीने का बहुत रुझान होता है, लोग फ़ौरन पानी पीना स्टार्ट करते हैं। हुँ, हुँ। तो पानी थोड़ा-सा गैप दे के ले लें। पानी के बारे में कहते हैं कि आप चले बेशक आप 1 गिलास पानी पीते हैं इफ्तारी के ऊपर, तो 1 इफ्तारी के बाद पी लें, 1 बाद में खाने से पहले ले लें। तो इसका फ़ायदा ये होगा, तो आप दिन भर आप जो है डिहाइड्रेट भी नहीं होंगे, डाइजेशन। लेकिन ओवरऑल आपके मैदे के ऊपर भी भारी नहीं पड़ेगा। लेकिन चहलकदमी वाली बात बहुत ज़रूरी है, इसकी करनी चाहिए। और सेहरी के अंदर भी जिस तरह हमारे पास एक रिवाज है कि आपने ऑयल भी इस्तेमाल करनी है, आपने जो है कुछ लोगों को सालन का बड़ा शौक होता है, लेकिन उसमें भी ये कि आपकी जो देसी हमारी जो रोटी है, वो सबसे बेहतरीन मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी एक चीज़ है। बजाए कि आप पराठों के ऊपर जाएँ, बजाए के ऊपर आप नान के ऊपर जाएँ, उसमें आप जो हमारी पुरानी जो रिवायत थी, वो रोटी के साथ जो हमारी अपनी देसी बलती रोटी है, वो मेरे ख़्याल से सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक। वो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये ख़ुसूसन जो जौ का होता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है, वो आपके लॉन्ग टर्म में फाइबर प्रोवाइड करता है।
आपकी जी। आंत के लिए, आपके मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है। इससे आपको भूख भी नहीं लगेगी, लेकिन मैदे के लिए हेल्दी चीज़ भी है। हुँ, हुँ। तो ये कुछ गुज़ारिशात हैं, तो नाज़रीन, यकीनन आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, ख़ास तौर मैदे के हवाले से, फिर जिगर के हवाले से, और फिर रमज़ान में क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, इसके ऊपर हमने कोशिश की है कि आपको जो बुनियादी मालूमात है वो पहुँचा सकें। और इंशाअल्लाह आगे जाके जब कभी मौका मिलेगा दोबारा भी हम डॉक्टर साहब को ज़हमत देंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।